नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोहम्मद कामिल एसएसटी क्लासेस में। हमने आपको जो टॉपिक पढ़ा रहे थे उसे पढ़ाने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो मैं वीडियो डाल रहा हूं अगर आपको समझ में आता तो एक लाइक जरूर बनता है और जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो हमने आपको 10th क्लास में ज्योग्राफी का जो चैप्टर 4th एग्रीकल्चर पढ़ाया था उसमें हमने आपको लास्ट टॉपिक जो एक्सप्लेन किया था वो हॉर्टिकल्चर था। आज हम इस वीडियो में आपके जो है ये जो टॉपिक दिए गए हैं हॉर्टिकल्चर, नॉन फूड क्रॉप, रबर, कॉटन, जूट, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन, फूड सिक्योरिटी, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, ये सारे टॉपिक्स को हम आपको आज एक्सप्लेन करेंगे। तो हमने आपको ये वाला जो टॉपिक एक्सप्लेन किया था, आपका जो हॉर्टिकल्चर था, ये हॉर्टिकल्चर हमने आपको बताया था जो बागवानी फसलें हैं। बागवानी फसलें में बहुत सारी प्रकार हमारे यहाँ जो हमारे देश में जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंतर्गत आपकी जो टेम्परेट और ट्रॉपिकल दोनों ही प्रकार की जो है आपकी क्रॉप्स को प्रोडक्शन हमारे यहाँ किया जाता है। और हमने आपको ये पिछले वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। इंडिया में लगभग जो है 13% टोटल जो वेजिटेबल्स हैं विश्व की वो प्रोडक्शन की जाती हैं। कितने परसेंट की जाती हैं? अबाउट 13% टोटल मतलब विश्व की 13% जो वेजिटेबल्स हैं वो भारत में जो है प्रोड्यूस की जाती हैं। तो ये था आपका हॉर्टिकल्चर का टॉपिक। अब बात आती है आपकी नॉन फूड क्रॉप्स की। तो नॉन फूड क्रॉप्स में आपका यानी जो अखाद्यान्न फसलें जो मतलब हम जिन्हें खाते नहीं लेकिन हमारे देश में जिनका प्रोडक्शन होता है, उनमें आप देखते जो रेशेदार फसलें हैं, जो आप देखते जितने फाइबर्स क्रॉप्स हैं, सबसे पहले हम देखते हैं उसमें रबर देखते हैं, उसके बाद हम फाइबर क्रॉप्स के अंतर्गत देखेंगे। तो आपका सबसे पहले रबर है। जी आपका कौन सा है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट में प्रोडक्ट होने वाला ये पौधा है रबर। ये स्पेशली आप देखते हैं केरल वगैरह में इसकी जो है प्रोडक्शन की जाती है। इसके लिए क्या चाहिए? लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक इसके लिए आपको रेनफॉल चाहिए और जो टेम्परेचर है वो लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का जो है टेम्परेचर होना चाहिए। और आपकी कैसी होनी चाहिए? मॉइस्चर होना चाहिए क्लाइमेट में। तो ये आपका जो है रबर वहाँ पर प्रोडक्ट्स की जाती है। इसके अलावा इसमें केरल के अलावा आपका जो तमिलनाडु है, कर्नाटक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये तमाम जो है स्टेट हैं जहाँ पर जो आपके रबर का प्रोडक्शन किया जाता है। अब बात करते हैं हम इनके जो आपके जो फाइबर क्रॉप्स हैं। फाइबर क्रॉप्स में आप देखते हैं स्पेशली जो फाइबर क्रॉप्स हैं उनमें आपके 2 टाइप्स की क्रॉप्स आती हैं। कौन सी आती हैं? 2 टाइप की क्रॉप्स हैं। इनमें स्पेशली आपका कॉटन एंड जूट, ये भारत में प्रोडक्शन के। अब आपका जो ये 2 क्रॉप्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि अक्सर जो बोर्ड एग्जाम है उसमें इन क्वेश्चंस के बारे में पूछा जाता है कि आप ज्योग्राफिकल कंडीशन जो रिक्वायर्ड हैं कॉटन के लिए या जूट के लिए, इनके बारे में आप जरूर लिखिए। तो पहले हम देखते हैं कॉटन क्रॉप्स के बारे में लिखते हैं। देखते हैं कॉटन क्रॉप्स के लिए क्या चीज़ें रिक्वायर रहती हैं। तो आपको पता है इसके लिए लगभग जो है 210 डेज, अबाउट 210 डेज तो जो कॉटन का प्रोडक्शन किया जाता वो जो आपका फ्रॉस्ट पड़ता है उससे फ्रॉस्ट से जो है बिल्कुल मुक्त होना चाहिए। यानी जो पाला पड़ता है, जो तुषार वगैरह पड़ता है कॉटन की क्रॉप के लिए, ये पाला वगैरह नहीं पड़ना चाहिए। वर्षा थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। और इसके लिए जो मिट्टी है वो कैसी है? कपास, जो काली ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल की जिसे हम जो है कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल। तो ये काली कपासी मिट्टी यानी काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा अधिक इसका उत्पादन किया जाता है। स्पेशली जो डेक्कन प्लेट्यू कॉटन क्रॉप्स के लिए जाना जाता है। अब हम देखते हैं सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है कॉटन का, आपने सुना होगा कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया। कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया जो मुंबई जिसे कहा जाता है, तो सबसे ज़्यादा आपकी जो कॉटन मिल्स हैं वो आपकी मुंबई में और अहमदाबाद को आपका मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो यहाँ पर इसका ज़्यादा, क्योंकि जो इसके क्या नाम जो मिल्स वगैरह हैं वहाँ पर कॉटन का जो धागा तैयार किया जाता है उसके लिए क्या होता है कि एक मौसम में मॉइस्चर होना चाहिए, नमी धारण किया होना चाहिए। तो जो आपके अहमदाबाद और मुंबई जो 2 सिटी हैं भारत के बड़े बड़े जो शहर है, महानगर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, इनमें क्या ये समुद्र के किनारे हैं। समुद्र के किनारे होने के कारण क्या है, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी जो है लो रहता है और मौसम में नमी रहती है, जिसके कारण यहाँ पर धागा टूटता नहीं है और जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर आराम से लेबर भी मिल जाती है, जिसके कारण यहाँ पर इनका जो है ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है ना। और ये आपका हो गया। इसके अलावा इसका आपको प्रोडक्शन आपका पूरा बता दें, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ये तमाम जगह पर किया जाता है। अब आता है आपका सेकंड नंबर पे आता है आपका जूट।
इसे आपको पता है गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा जो है जूट का प्रोडक्शन किया जाता है अगर बंगाल के बाद। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स ये रही है कि जब हमारे देश का डिवाइडेशन किया गया था तो हमारे देश के डिवाइडेशन के समय सबसे ज़्यादा जो बुरे दौर से गुजरा था वो जूट गुजरा था। क्यों? इसके लिए सबसे बड़ी जो बात थी वो ये थी कि जब हमारा देश का डिवाइडेशन किया गया तो जो जूट मिल्स थी, जूट मिल्स हमारे जो है क्या नाम जो है पाकिस्तान और इंडिया दो जगह, जैसे ईस्टर्न जो बंगाल था वहाँ बढ़ गया, तो एक जगह तो जूट मिल्स चली गई और जो खेती करने वाली जो जगह थी खासतौर से जो आपका ईस्टर्न जो पाकिस्तान था, जिसे आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, तो जो क्षेत्र था तो जिसमें जूट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है वो पाकिस्तान में चला गया था। तो सबसे बड़ी जो समस्या ये थी कि हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा मिल्स थी उनमें सबसे ज़्यादा जो उनके लिए रॉ मटेरियल्स कहाँ से उपजाया जाए, तो और वहाँ पाकिस्तान में क्या था, रॉ मटेरियल्स बहुत था लेकिन वहाँ पे मिल्स नहीं थी। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स थी जूट ने सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की, लेकिन बाद के दिनों में ये समस्याएं सॉल्व कर ली गई। तो जूट देखते हैं आप, सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस करने वाला आपका क्या है, बंगाल। जो आपका बंगाल राज्य है, सबसे ज़्यादा जूट का जो उत्पादन बंगाल में किया जाता है इधर, और इसके अलावा भी बहुत सारे राज्यों में इसका उत्पादन किया जाता है। आप देखो जूट के बहुत सारे बैग वगैरह, कैरी बैग है आपका, जो बैग वगैरह बनते हैं, फिर किसानों के लिए जो थैले वगैरह बनाए जाते हैं, जैसे बोरे वगैरह, ये जो है जूट के बनाए जाते हैं। तो इसे क्या नाम से जाना जाता है, कॉटन। इसे जो है फाइबर क्रॉप्स के जो गोल्डन फाइबर्स के नाम से जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण फसल है। अगर हम इसे विश्व लेवल पर देखें तो बांग्लादेश के बाद भारत का दूसरा स्थान है जूट उत्पादन के रूप में। लेकिन इसके लिए क्या है, इसकी जो जूट की जो अगर हम इसके लिए जो जोग्राफिकल रिक्वायरमेंट देखें तो क्या है, इसके लिए टेम्परेचर हाई होना चाहिए, अधिक टेम्परेचर होना चाहिए, वर्षा जो होती है और मिट्टी ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर वर्षा होने के बाद पानी निकल जाए। तो ये था मेन रोल इसका। अब हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में हमने आपको पहले भी बताया कि क्या क्या संस्थागत सुधार हुए हैं। तो इनमें हमने आपको बताया था भारत में बहुत सारे संस्थागत यानी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स किए गए, जिससे हमारी कृषि पर बहुत ज़्यादा आज हम देखते हैं प्रभाव पड़ा है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में क्या है, सबसे पहला जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म हुआ हमने आपको बताया 1965 में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुई, आपकी जो हरित क्रांति से बोलते हैं। हरित क्रांति में क्या हुआ, हमने जो मैन्यूअर्स, फर्टिलाइजर्स और आपके जो HYV सीड्स का इस्तेमाल करके क्या किया गया, हमने अपनी फूड क्रॉप्स की प्रोडक्शन को बहुत मात्रा में बढ़ा दिया। क्योंकि 1965 से पहले हमारे यहाँ हमारे देश में जो फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन था वो काफ़ी कम था। लगभग जो है हम अगर देखें एक अनुमान के मुताबिक लगभग 65 मिलियन टन के आसपास जो है टोटल हुआ करता, करोड़ टन के आसपास उत्पादन हुआ करता। लेकिन हम प्रेजेंट डे देखें 2017-18 के प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग टू देखें तो आज हमारा लगभग जो है 260 और 75 मिलियन टन करोड़ मिलियन टन के आसपास प्रोडक्शन पहुंच गया है। तो इसका यही इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म हुआ है कि हमने जो है दूसरे देशों से नई नई टेक्नोलॉजी को मंगा करके हमने HYV सीड्स इस्तेमाल किए। दूसरा, हमने सबसे ज़्यादा मात्रा में जो हमारे इरिगेशन सिस्टम था, हमारे पास सबसे ज़्यादा बुरा सिस्टम इरिगेशन सिस्टम था, इसमें हमने काफ़ी सुधार किए जिससे किसानों को फसलों को समय से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सके। इसमें बहुत सारे कैनल्स वगैरह बनाए, ट्यूबवेल्स वगैरह लगाए गए। तो ये इसके अलावा हमने HYV सीड्स का इस्तेमाल किया। HYV सीड्स के अलावा जो बहुत सारे प्रकार के जो आपके खाद वगैरह चल रहे, फर्टिलाइजर चल रहे हैं, और इसके अलावा पेस्टिसाइड, कीटनाशक आ रहे हैं जिनसे फसलों को नुकसान होता है। तो इन तमाम तरीके से हमने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म किए जिसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है कि आज हमारा किसान कैसा समृद्धशाली किसान देखने को आता है, क्योंकि इससे पहले इतना प्रोडक्शन नहीं होता था। अगला टॉपिक आता है आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल इन नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन। हमारी कृषि का क्या योगदान है नेशनल इकोनॉमी में, एम्प्लॉयमेंट में एंड प्रोडक्शन में। तो हम थोड़ा नेशनल इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, पहले हम एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था, जो हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है, आज भी प्राइमरी सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर माना जाता है आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। हमारे इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जाता है वो आपका है एग्रीकल्चर। क्योंकि आज भी लगभग टोटल हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है उसका लगभग 65% जो जनसंख्या है वो आपकी एग्रीकल्चर में लगी हुई है तो पूरे देश की। तो सबसे ज़्यादा, इसके अलावा
प्रोडक्शन के बारे में हम ये आपको अभी बता चुके हैं। अब देखते हैं नेशनल इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है। देखिए हमारे जो नेशनल इकोनॉमी, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है हमारी जो, उसमें एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन माना जाता है। अगर हम डायरेक्ट वे में देखें तो लगभग 18% से अधिक टोटल जीडीपी में हमारा जो है कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का है। लेकिन हम इनडायरेक्ट वे में भी देखें तो बहुत सारी जो कंपनियां हैं, आपकी जो इंडस्ट्रीज हैं, खास तौर से आपका कॉटन इंडस्ट्री के बारे में हमने आपको बताया, जूट इंडस्ट्री के बारे में, जिससे कपड़े वगैरह, तो इसके अलावा जो शुगर इंडस्ट्री है, इन सभी को जो रॉ मटेरियल है वो रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड कराता है? प्राइमरी सेक्टर अर्थात एग्रीकल्चर सेक्टर ही प्रोवाइड कराता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये सारी इंडस्ट्री एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। एग्रीकल्चर इन लोगों को जो है रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा रहा, तब जाकर के बहुत सारी जनसंख्या इनसे भी रोजगार प्राप्त किए हुए। तो हमारे टोटल जीडीपी, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान करता है एग्रीकल्चर का। अगर हम देखो 5 ईयर प्लान्स के बारे में देखें, अगर हम जो हमारे इंडिया में जैसे 5 ईयर्स पे जो पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई थी, 5 ईयर्स प्लान 1951 में जो स्टार्ट किए गए थे, इसका मतलब क्या था कि 5 सालों के लिए हम एक योजना बनाते थे अपने देश के विकास के लिए। तो अगर हम उन पर नजर डालें तो हमें पता चल जाएगा कि जिस साल हमारे यहाँ एग्रीकल्चर फ्लॉप रही है, कृषि अर्थव्यवस्था, तो हमारे जो देश की अर्थव्यवस्था है वो आज भी कृषि पर बहुत ज़्यादा डिपेंड है। जब हमारा जो 5 ईयर प्लान फेल हुआ है तो उसका एकमात्र रीजन यही रहा है कि उस साल जो है अच्छी फसलों का उत्पादन नहीं हुआ है। लेकिन जिस साल हमारे देश में फसलों का अच्छा उत्पादन हुआ है तो हमने देखा है कि हमारा जो है 5 ईयर प्लान सक्सेसफुल भी हुआ है। इसके अलावा हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा मजबूत भी रही है। अब हम बात करते हैं फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी क्या है? फूड सिक्योरिटी तो खाद्य सुरक्षा में, हमने खाद्य सुरक्षा के बारे में आपको बताया था। आपका जो टॉपिक है 9th क्लास में पढ़ा था, खाद्य सुरक्षा क्या है। खाद्य सुरक्षा से संबंधित है आपका खाद्य सुरक्षा ऐसे समय में, खाद्य सुरक्षा जैसे अभी देखिए प्रेजेंट टाइम में एक बहुत बड़े प्रॉब्लम चल रही है। आप देखते हैं कोरोना की महामारी चल रही है। कोरोना की महामारी में सबसे ज़्यादा जो है जो गरीब वर्ग के लोग हैं वो खाद्य असुरक्षित हैं। तो ऐसे लोग जिन्हें जो है जरूरत के समय खाद्यान्न की सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, एक देश की बड़ी जनसंख्या जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है, उन्हें भोजन की आवश्यकता पड़ती है। और विपरीत परिस्थितियों में या बुरे दौर में जब उन्हें भोजन के लिए जरूरत पड़ती हो, ऐसे समय में सरकार जो उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध कराती है उसे कहा जाता है खाद्य सुरक्षा, यानी जरूरतमंदों के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराना। या कभी कभी क्या आता है, नेचुरल कैलेमिटीज आ जाती हैं जिसके कारण भी आपदाएं आ जाती, कोई आपदा जैसे भूकंप है, आपका ज्वालामुखी का फटना है, सुनामी है, जिसके कारण गरीब लोगों का रोजगार छिन जाता है, ये तमाम प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऐसे समय यानी विपरीत परिस्थितियों के समय गरीब लोगों को भोजन की कमी न होने पाए, इस व्यवस्था को कहा जाता है खाद्य सुरक्षा। यानी सभी को, कोई भूख से न मरे हमारे देश में, सभी लोगों को भोजन उपलब्ध हो, तो ये कहलाती है खाद्य सुरक्षा। जिसके लिए सरकार क्या बनाती है? बफर स्टॉक बनाती है। और बफर स्टॉक क्यों बनाती है? उसमें FCI गोदाम, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उसमें किसानों के जो अतिरिक्त अनाज होता है उन्हें मार्केट प्राइस से, जो MSP डिक्लेयर किया जाता है उससे अधिक प्राइस में उन्हें परचेज किया जाता है। उस परचेज करने के बाद जो FCI है, यानी जो FCI के गोदाम है, उनमें जो रख लिया जाता है। और जब कभी बुरा समय आता है तो ऐसे समय में सरकार गरीबों को निःशुल्क अनाज या बहुत मार्केट प्राइस से बहुत कम कीमत में गरीब लोगों को अनाज उपलब्ध कराती है, जिससे कोई भी गरीब जिसके पास रोजगार नहीं है और अनाज नहीं है खाने को, कोई भूख से न मर सके। तो इसे कहा जाता है खाद्य सुरक्षा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको प्रेजेंट टाइम में देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पर डे कमाते थे, खाते थे, आज उनके सामने रोजगार संकट उपलब्ध आ गया है, उनके पास आज कोई रोजगार नहीं है, ऐसे लोग भूख से पीड़ित हैं। तो ऐसे लोगों को सरकार जो है समय समय पर जो निःशुल्क अनाज, गरीबी रेखा से नीचे लोगों को निःशुल्क अनाज उपलब्ध करा रही है और तमाम चीज़ें उपलब्ध करा रही है। तो इसे कहा जाता है खाद्य सुरक्षा। हम लास्ट टॉपिक देखते हैं आपका इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारतीय कृषि पर ग्लोबलाइजेशन को हिंदी में कहते हैं वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, यानी वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा एग्रीकल्चर का। तो आपको सबसे पहले आपको पिछले टॉपिक्स में जो आपको बताया गया था, ग्लोबलाइजेशन क्या है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब हम टैरिफ बैरियर हटा देते हैं, टैरिफ बैरियर्स मतलब जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं, ट्रेड बैरियर जब हम हटा देते हैं, व्यापार अवरोधक जिसे हिंदी में कहा जाता है, हम अपने देश की वस्तुओं को दूसरे देश में भेज देते हैं आसानी से और दूसरे देशों की वस्तुओं को आसानी से अपने देश में मंगा लेते हैं। यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना बहुत इजी हो जाता है ट्रेड में।
इसलिए हम कहते हैं कि ट्रेड बैरियर सरकार ने हटा दिए हैं। हम किसी भी देश से किसी भी तरीके का व्यापार कर सकते हैं, वो वाला देश हमारे तरीके से व्यापार कर सकता है, तो हम पूरे विश्व की किसी भी मार्केट में जा सकते हैं। इस व्यवस्था को कहा जाता है वैश्वीकरण। तो इससे क्या प्रभाव पड़ा कि जब वैश्वीकरण का प्रक्रिया हमारे भारत में अपनाई गई, तो उससे क्या है कि आज हम विदेशों से HYV सीड, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड तमाम मात्रा में हम परचेस करके किसानों को समय पर उपलब्ध करा देते हैं, और न्यू टेक्नोलॉजी, नई नई प्रकार की टेक्नोलॉजी को परचेस करते हैं, जिससे किसानों को समय पर सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती है, जिससे उनके जो उत्पादन है कई गुना उत्पादन में वृद्धि हो चुकी है। और बहुत सारी जानकारियां हम विश्व के दूसरे लोगों से या विश्व के दूसरे बाजारों से उपलब्ध कर लेते हैं। इसके अलावा क्या प्रभाव पड़ा है कि हमारे जो किसानों की उपज है, हमारे किसानों की उपज आज हम विश्व के कई मार्केट में उपलब्ध करा देते हैं, जिससे उनकी जो कीमतें हैं वो अच्छी खासी कीमतें मिल जाती हैं, और हम बहुत प्रकार के जो लाभ है दूसरे बाजारों से लाभ प्राप्त कर लेते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या कोई हमें फसलों की ज़रूरत है उन फसलों को भी ले लेते हैं। इसके अलावा गरीब वर्ग को भी लाभ है कि फसलों की किसी कीमतें आवश्यकता से अधिक भी नहीं हो पाते। तो ये था आपका इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये टॉपिक समझने में आया होगा। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये पूरा टॉपिक हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फिर भी ये लगता है आपको कहीं सर ने जल्दी कर दिया है, क्योंकि बेटा टाइम बहुत कम होता है, वीडियो में बहुत सारा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है बहुत ज़्यादा विस्तार से, क्योंकि हमें टाइमिंग भी ध्यान रखनी होती है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।